Hello, my dear students. In previous lecture, we discussed about the Rutherford experiment. Okay. So let us discuss about the observations of Rutherford experiment. आप ये एनिमेशन देखते जाइए, मैं आपको समझाता जाऊंगा कि उसका एक्सपेरिमेंट जो था रुथरफोर्ड का, उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया. ओके. तो हमें इसमें देखना है कि ये इस मॉडल का ऑब्जर्वेशन क्या था. ये जो मॉडल आपके सामने अभी है वो है जे थॉमसन का मॉडल, जो प्लम पुडिंग मॉडल था. अब रुथरफोर्ड का मॉडल हमको पढ़ना है, लेकिन इससे पहले उसका जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया. ठीक है. तो इन दिस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यू नो वेरी वेल, one from one lead box, alpha rays incident on gold foil, and मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है. मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल. ये एक्सपेरिमेंट आप मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. ये जो अल्फा पार्टिकल एक स्लिट से पास करते हैं, एक गोल्ड फॉइल जो बीच में रखी है, उसके सराउंडिंग हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी है. ठीक है. उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देता है कि मेजोरिटी, पहला ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट का ये है कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल से अल्फा पार्टिकल्स हम बॉम्बार्डिंग करते हैं गोल्ड फील्ड पे, तो उसमें से मेजोरिटी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाते हैं. देखिए, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको दिखाया था. ये पहला ऑब्जर्वेशन है उसका कि जब भी मैं अल्फा पार्टिकल पास करता हूँ तो यही लिमिटेशन है. अगर पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो इतने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि अल्फा रेज आर आफ्टर ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो प्रोटॉन है वो भी पॉजिटिवली चार्ज. अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सामने टकराएगा तो रिपल्सन होके मेजोरिटी अल्फा रेज जो है. अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में मैं ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ आपको. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी अल्फा रेज पास थ्रू द गोल्ड फॉइल. ठीक है. और एक ही जगह पे इंसिडेंट हो रहे हैं. सम अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड, जैसे कि ये अल्फा रे उसका जो ये स्ट्रेट पाथ है वहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है. तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, एंड वेरी वेरी लेस अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंस बैक. जैसे कि ये जो पास नहीं हो रहे, ये बैक बाउंस हो रहे हैं. और ये जो बाउंस हो रहे हैं वो ये अगर वो बीच में से, एटम के बीच में से पास होगा तो 180 डिग्री पे ये बाउंस बैक होगा. ठीक है. तो ये 3 ऑब्जर्वेशन है. पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल. सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि सम अल्फा पार्टिकल्स मीन्स फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कि अगर 20,000 अल्फा रेज पास होते हैं तो उस 20,000 में से एकाध अल्फा रेज जो है ऐसे बाउंस बैक हो रहा है. ठीक है. चलिए आगे देखिए. ये बार बार आता रहेगा और इसको ऐसे समझना है. ये उसका ऑब्जर्वेशन है. अब इस एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिया, अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या हुआ. अगर ये जे थॉमसन का मॉडल जो है वो राइट है तो ऐसे ऐसे जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे. मेजोरिटी, मेरा कहने का मतलब है कि अगर अगर जे थॉमसन में ये सब पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली, तो हमें जो मोस्ट ऑफ पास हो रहे हैं उसकी वजह से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे बाउंस बैक हो जाते हैं, क्योंकि ये अल्फा रेज जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और यहाँ भी अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सब एटम में. ठीक है. तो ये पास नहीं हो सकते थे. तो चलिए देखते हैं आगे. अब देखिए, आपको एटम दिखाए जा रहे हैं इसमें. तो उसने अब कंक्लूजन क्या दिया. देखिए, मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं. अल्फा पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ रे दे आर पासिंग.
ठीक है। दोज अल्फा पार्टिकल्स विच आर पास थ्रू नियर द पॉजिटिव चार्ज, देखिए इससे अब ये एटॉमिक मॉडल देने वाले हैं रुथरफोर्ड। देखिए जो नजदीक से पास हो रहे हैं वही डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, नजदीक से पास हो रहे हैं, ठीक है। देखिए और जो बीच में एग्जैक्ट बीच में पास होगा रे वो सीधा बाउंस बैक हो जाएगा। तो अब तीनों चीज एक साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मेजोरिटी पास थ्रू द एटम, सम आर डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट हुआ, और तो हम ये बोल सकते हैं कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, सम आर डिफ्लेक्टेड एंड सम आर बाउंस्ड बैक, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन है जो हमें लिखने का जो थियरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ठीक से देख लो ये, तो आपको सीधा दिमाग में उतर जाए। अब वो क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा तब भी हो सकता है जब पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो ये अभी ये जो चीज़ है ये तो उसका रुथरफोर्ड का ड्रॉबैक है, वो हमें बाद में देखना है, ठीक है। आपने ऑब्जर्वेशन देख लिया, ये अभी से जो एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड, ठीक है। रुथरफोर्ड का जो ड्रॉबैक है इससे पहले हमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है। अभी आपको कंसंट्रेट होना है कि जो रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया इसमें उन्होंने थ्री ऑब्जर्वेशंस किए, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसका कंक्लूजन क्या है, एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, ठीक है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल्स आर अल्फा रेज आर पास थ्रू द एटम, ठीक है, सम आर डिफ्लेक्टेड एंड ये रेड कलर की लाइन है दैट इज बाउंस्ड बैक। तो अब उसने पहला कंक्लूजन ये दिया कि मेजोरिटी पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। ये आप देखिए उसने पहला पहला कंक्लूजन दिया पहले ऑब्जर्वेशन में कि द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मतलब कि यहाँ सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, ये अल्फा पार्टिकल माय फ्रेंड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन होने से ये 180 डिग्री के बाउंस बैक होता है। अगर कोई रेस नियर अबाउट पास होता है तो डिफ्लेक्ट होता है ड्यू टू रिपल्जन, क्योंकि यहाँ सेंटर में ही पॉजिटिव चार्ज है। थॉमसन ने क्या बोला, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। अब रुथरफोर्ड बोलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty and the positive charge of atom is concentrated at the center of the atom. Due to this reason these observations are obtained। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं वो। अब वो कंक्लूजन दे रहे हैं कि ये मेरे ऑब्जर्वेशन से ये मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ। देखिए मेजोरिटी पास्ट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ये उनका पहला कंक्लूजन है। उसके बाद उसका एटॉमिक मॉडल आएगा जो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दूसरा उसका कंक्लूजन है कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इतने स्पेस में ही वो ऑक्यूपाई होता है, ये बहुत ही कम स्पेस है जहाँ पॉजिटिव चार्ज रिसाइड होता है, प्रोटॉन इनसाइड है, ठीक है। चलिए ये उसका दूसरा कंक्लूजन है उनके एक्सपेरिमेंट से, आप ये पढ़ चुके हो, ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कॉटन बॉल के साथ वो ऐसा ये कंपेयर कर रहे हैं, कॉटन बॉल के ऊपर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप ये कॉन्सेंट्रेट देखिए। इसने बोला कि अगर ऐसा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सिर्फ पास होने वाले पार्टिकल नहीं दिखाए आपको, ठीक है, डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल ही दिखाए। डिफ्लेक्ट तो ही होगा जो इतने में ही पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होगा, समझ गए बात को, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब पॉजिटिव चार्ज जो आपको दिखा रहे हैं इतने में पॉजिटिव चार्ज अगर कॉन्सेंट्रेट हो। और तीसरा कंक्लूजन ये दिया कि न्यूक्लियस की कंपैरिजन में जो पॉजिटिव चार्ज है माय फ्रेंड्स, सॉरी न्यूक्लियस की कंपैरिजन में जो पूरा एटम है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप क्रिकेट बॉल को न्यूक्लियस समझ लो तो उनके सराउंडिंग का 5 किलोमीटर का एरिया स्फीयर जो है वो एटम है। तो इस हिसाब से उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। विच टाइप ऑफ एटॉमिक मॉडल,
तो अभी मैं यहाँ थोड़ा एटॉमिक मॉडल, उसने ये बोला कि एनिमेशन को थोड़ा हम देख ले, बाद में इसकी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा एनिमेशन बाकी है, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा होता तो ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन मिलता। देखिए तीसरी बार हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, मेजॉरिटी पास्ट नॉन डिफ्लेक्टेड रे, देन सम रेज आर डिफ्लेक्टेड। अगर रूथरफोर्ड जो बोलते हैं वही है तो ही ऐसा हमें मिलेगा। तो ये हाइपोथेटिकल बेस के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर आपको वो दिया है ये पूरा। तो थॉमसन से ये ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। देखिए, तो उन्होंने क्या बोला है कि पॉजिटिवली चार्ज इज अ सेंटर। अब सबसे अच्छी बात ये है कि उसने ये पहला वर्ड दिया न्यूक्लियस, जो आज की डेट में भी हम यूज कर रहे हैं। टुडे देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस and nearly all the mass means all the proton resides in the nucleus. And second, ये अब मॉडल है, अब उसने हाइपोथेसिस, क्योंकि मॉडल तो दिखाई नहीं देता, ये 3 पॉइंट जो है मॉडल, और इसको हम बोलेंगे मॉडल। जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये रूथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। तीसरी बात आती है, अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो अब आप अपना मॉडल बताओ। तो वो क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ये लिखा, and all the electrons are revolving around the nucleus like all the planets are revolving around the sun, ठीक है। sun is a massive body and all the planets are very little with respect to the size of sun, okay, so all the electrons are minute particle, so nucleus इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में बड़ा होगा, एटम तो बहुत बड़ा है ना। तो उसने दूसरा पॉइंट ये दिया कि न्यूक्लियस सेंटर में है जिसमें प्रोटॉन P+ है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, जैसे ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट ये उसने बोला कि न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। मैंने बोला एक एग्जांपल आपको, see if you consider cricket ball as a nucleus, then the surrounding 5 kilometer area of cricket ball is called complete atom। इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। अगर और मैं और बोलूँ तो सर्कुलर एरिया जो उनका है 1 लाख टाइम मोर। अगर इसकी जो रेडियस, हम एटम की रेडियस मेज़र करके बोल सकते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर, तो न्यूक्लियस जो है वो 10⁻15 मीटर है। शायद ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से आप पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर भी मैं ठीक से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में शायद रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आता था। तो चलिए अब हम आपको क्या कैसे बुक में लिखना है वो मैं बताता हूँ। See my dear friends on your screen, what we discussed, that is about the observations and conclusion of alpha scattering experiment, that all things you have to note, which 3 things he observed. And the first one is most of the alpha particles are passed through the gold foil। ये पहला ऑब्जर्वेशन। तो अब आप लिखेंगे ऑब्जर्व, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन। वो एनिमेशन तो आपको समझाने के लिए था, अब सीधा ये 3, अब मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि आपने देख लिया है, आपको पता है कि कितना बाउंस बैक होगा 130 डिग्री। ये 3 जो है वो उसके एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यू हैव टू ड्रॉ दिस कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। ये पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये पूरा डायग्राम प्लीज़ ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब समझाने की बात तो आपको पूरा समझ में आ गया है। 3 ऑब्जर्वेशन उसने लिए, ये 3 ऑब्जर्वेशन का स्केमेटिक डायग्राम है। अब उसने कंक्लूजन क्या दिया, 3 कंक्लूजन, वो भी मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द एटम कंटेन द
एम्प्टी स्पेस, ठीक है। एक तो बोला कि एम्प्टी स्पेस, क्योंकि मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल पास्ट, फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड। क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो समझाया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की पास से पास होगा तो न्यूक्लियस के नज़दीक से पास होगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन होगा, ठीक है। तो नज़दीक इतना वो जा नहीं सकता, इतना ये आपको इसमें समझाया है। फ्यू पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड। जो मैं कलर कर रहा हूँ वो क्लियर कट उसका ऑब्जर्वेशन है। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन इसका ये है माय फ्रेंड्स कि विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, ये पूरा एटम है उसकी साइज बहुत बड़ी है, ये तीसरा है। द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। आपको सब कुछ लिखना है, आपको मैं तो जो मेन पॉइंट है वही समझा रहा हूँ। अगर एटम की रेडियस, एटम की स्फेरिकल रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है तो न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर है। तो अगर हम रेडियस के हिसाब से देखें तो एटम न्यूक्लियस से 1 लाख टाइम मोर बिगर, ठीक है। तो साइज में बहुत ही डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक क्रिकेट बॉल कंसीडर करते हो न्यूक्लियस के साथ, तो उसके 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरा एटम होगा। देन द रेडियस ऑफ एटम विल बी ऑफ 5 किलोमीटर। एक क्रिकेट बॉल के सराउंडिंग, क्रिकेट बॉल के सेंटर से लेके 5 किलोमीटर का सराउंडिंग स्फीयर जो है वो एटम है, ठीक है। तो ये तीन उसका कंक्लूजन है। पहले ऑब्जर्वेशन किया, देखिए लिख लो ऑब्जर्वेशन, बाद में ये डायग्राम ड्रॉ करो, और बाद में उसने क्या कंक्लूजन किया वो बाद में हम डिस्कस करेंगे उसका एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये लिख लो पहले। सी हियर ऑन स्क्रीन माय फ्रेंड्स, उसका जो एटॉमिक मॉडल है, उन्होंने पहले तो ये बोला कि एटम पूरा स्फेरिकल है, उसके सेंटर में बहुत ही छोटे पार्ट में पॉजिटिव चार्ज, और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। दो चीज़ें उसने बहुत अच्छी बोली जो आज की डेट में भी रिलेवेंट है। आज का मॉडल जो हम मॉडर्न मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं हम लोग। उसने इसको कंपेयर किया है सोलार सिस्टम के साथ, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट भी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसको उसने बोला ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पथ में घूमता रहता है। दूसरा उसने वर्ड दिया, वो इसको दिया न्यूक्लियस। तो ये जो मॉडल है, ये डायग्राम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। पहले ऊपर वाले उसने जो जो पॉइंट दिए वो सब पॉइंट आपको लिखने हैं। और दिस इज द रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये जो आपके सामने है। और वो उन्होंने ये बोला कि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, जैसे ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस बाय वन फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज, वो बोलते हैं हम अट्रैक्शन फोर्स। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से, ठीक है, ऑपोजिट, ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज। तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब आप देखिए ये जो पॉइंट है सब, ये आप डायग्राम पहले लास्ट में ड्रॉ करना है, लेकिन मैं अभी मिटा देता हूँ इसको, आप याद रखिएगा। और एक बार फिर से मैं स्पीडीली ड्रॉ कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। ये डायग्राम हमारी बुक में नहीं है, याद रखना। तो ये पूरा आपके सामने कंक्लूजन है, देख लीजिए। पहला, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सनट्रेटेड एट एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, उसको उसने न्यूक्लियस बोला, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई सर्कुलर स्पीड, और उस सर्कुलर पाथ को उसने क्या बोला, ऑर्बिट। इस वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिट। और एक वर्ड है न्यूक्लियस, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम।
और उसने ये बोला कि ये पूरा सिस्टम जो मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज रिजेंबल विथ अ सोलर सिस्टम. As all planets are revolving around the sun, like that all electrons are revolving around the nucleus. Or why, as the planets are attracted by gravitational force, here all electrons attracted by electrostatic force. अब इतना लिखने के बाद my friends once again draw that diagram. यहाँ पे एटम ड्रॉ कर दो प्लीज. ठीक है. ये राउंड शेप में एटम, यहाँ बीच में न्यूक्लियस. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन, इसको नाम दे दो ऑर्बिट. फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑर्बिट. इसको नाम दे दो न्यूक्लियस. नीचे लिख लो रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में ये फोर्स होगा, यहाँ पे लिख लो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ESF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. तो यहाँ पे हम रुथरफोर्ड का मॉडल. अब रुथरफोर्ड के मॉडल में एक जो प्रॉब्लम आया वो मैं डिस्कस आपके साथ करूँगा, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है. एक एनिमेशन से मैं आपके साथ उसका ड्रॉबैक, ये एक्सेप्टेड नहीं है. क्यों एक्सेप्टेड नहीं? सी हियर माय फ्रेंड ऑन स्क्रीन. मैक्सवेल डिराइव्ड वन थियरी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. उन्होंने ये बोला, आप जरा मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर फास्ट मूविंग करता है आइदर इन अ सर्कुलर पाथ और इन अ स्ट्रेट पाथ, मानो कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूविंग कर रहा है, तो ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल इसके आसपास दो फील्ड प्रोड्यूस होंगे. जैसे कि यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है. और पीछे जो ये रेड कलर का ऐसे है, ये रेड कलर का है ना, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है. एंड बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऐसे 90 डिग्री पे होता है. मानो कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ये फील्ड प्रोड्यूस होते हैं. ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है. ठीक है. अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो स्पीडीली मूविंग कर रहा है वो एक्सेलरेट होगा. एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कोई आप फेयर में जब जाते हो तो टोरा टोरा ऐसा कोई राउंड, फेयर में आप ऐसे ऐसे राउंड चकडोड़ में बैठते हो. ठीक है. तो जो कॉर्नर में बैठता है उसको आपका फोर्स लगता है. ठीक है. अगर उसी टाइम पे वो दरवाजा खुल जाता है तो आप वहीं नीचे नहीं गिरते हो, बहुत दूर जाके गिरते हो. मतलब कि इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड. एंड दैट एक्सेलरेशन इज नॉट ड्यू टू चार्ज, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड अनदर वन फोर्स इज देयर, दैट इज इन फिजिक्स. मैं अभी भूल गया उस फोर्स को क्या नाम बोलते हैं. लेकिन एक्सेलरेशन होना मतलब क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे स्पीड में घूमेगा तो उसके पास तो चार्ज है. ये प्रॉब्लम प्लैनेट में नहीं आता है, क्योंकि प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, दे आर द न्यूट्रल प्लैनेट. उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो इसमें ये डिफरेंस है. तो रुथरफोर्ड बोलता है कि ये ऑर्बिट में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा. तो मैक्सवेल बोले कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है तो दो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं. कैसे प्रोड्यूस होते हैं जरा देख ले, बाद में मैं आगे आपसे डिस्कशन करूंगा. देखिए ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है आगे, तो इसमें दो फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये ब्लू कलर का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड कलर का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो यही जो है वो ड्रॉबैक है. अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन विद इन 10⁻⁸ या 10⁻, एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, 10⁻⁸ या 10⁻⁹ सेकंड, मतलब कि बहुत ही कम टाइम में वो न्यूक्लियस में ट्रैप हो जाएगा. ठीक है. अब जो मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, अभी अभी मैंने आपको बताया, वो सही है, उसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं. अब रुथरफोर्ड का जो मॉडल है इसमें यही एक सिर्फ ड्रॉबैक है.
चलिए देखिए क्या होता है इसमें। अगर ये फील्ड देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा तो इसमें दो फील्ड प्रोड्यूस होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होता जाएगा, एक्सेलरेटेड होता जाएगा, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये सर्कुलर नहीं घूम सकता, उसकी जो सर्कुलर पथ है पूरी डिस्टोर्टेड हो जाएगी। देखिए धीरे 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 वो अंदर जा रहा है। ये तो आपको समझाने के लिए धीरे जा रहा है, वरना वरना बहुत ही कम टाइम में देखिए ये इलेक्ट्रॉन सीधा न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो गुम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता है, हम लोग बोलते हैं कि सोडियम, देखिए सोडियम जो है वो सोडियम प्लस बनाता है बाय रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन जो है बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। पूरी केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो बेस है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है न्यूक्लियस में ड्यू टू दिस रीजन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बचता है? ऑर्बिट में। और हम तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर ये ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का तो अस्तित्व ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही है वो तो। when electron passing through the conducting wire, then the electricity is passed. Electricity current is nothing but the moving of electron from one place to another place with high speed. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पथ हम ऑर्बिट कर रहे हैं, देखिए कि ये न्यूक्लियस है और यहां से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, ये देखिए दोबारा आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे होके सीधा ट्रैप हो जाएगा। बस इतना ही इसमें समझना है। और मैं थोड़ा अपना डायग्राम दिखा के आपको, देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम रहा है सर्कुलर पथ में, सॉरी सर्कुलर ये नहीं हो रहा है, सर्कुलर पथ थोड़ा करना है ऐसे। अब ये ऐसे घूमता रहेगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उसका जो पथ है वो स्पाइरल हो जाएगा, और एक टाइम ऐसे आएगा कि वो यहाँ से सीधा न्यूक्लियस में ट्रैप हो जाएगा। और कई बुक में ऐसा भी आपको बोलते हैं कि ड्यू टू दिस, इसकी जो सर्कुलर पथ है, अगर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका सर्कुलर पथ है इससे हो जाता है, सिकुड़ जाता है और सिकुड़ जाता है और सिकुड़ जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि न्यूक्लियस सीधा इलेक्ट्रॉन सीधा न्यूक्लियस में ट्रैप हो जाता है। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रुथरफोर्ड। तो मैंने आपको समझा तो दिया कि ये ड्रॉबैक है, ये चीज रुथरफोर्ड नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ट्रैप हो जाता है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन तो आज की डेट में भी माय फ्रेंड्स हम लोग मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यू रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ये बिल्कुल गलत नहीं है। चलिए थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट पे चलते हैं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि रुथरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, उस एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या है, तो ड्रॉबैक्स में सिर्फ आपको दो ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि रुथरफोर्ड का जो ये मॉडल है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी हम लोग समझा नहीं पाते। रुथरफोर्ड्स मॉडल is that no information about the electronic structure। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि how electrons are arranged, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। ये एक दो लिखा है लेकिन ये दो नहीं है, दूसरा मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप ये लिखिएगा, ये दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये दोनों को मिला के पहला पॉइंट में ये बना सकता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट इज ही कैन नॉट एक्सप्लेन। आप ये मेरा लिखा हुआ लिख लीजिए, ही कैन नॉट एक्सप्लेन
the distribution of electron, the distribution of electrons around nucleus, ठीक है। दूसरा है ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, अगर एटम में इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं है तो हम तो प्रॉपर्टी समझाते हैं, ये समझाते हैं, तो वो कैसे समझाएंगे? तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन, he cannot explain the stability of an atom। ये दो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने वो तो देखा, एनिमेशन देखा, ठीक है। वो मुझे समझाना है कि अगर रुथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सक्सेस नहीं है, किस वजह से नहीं है, वो अगर हमें थियोरी में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन उससे पहले ले लेते हैं कि कभी कभी आपको पूछा जाता है और काफ़ी क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से भी आते रहते हैं कि इन रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इफ लाइट एटम यूज, गोल्ड तो बहुत हैवी एटम है, उन्होंने अगर लाइट एटम यूज किया होता, लाइट एटम मतलब कि गोल्ड की जगह पे अगर एल्यूमिनियम की फॉइल रखी होती, ठीक है, सोडियम मेटल की फॉइल रखी होती बना के कुछ एडजस्टमेंट करके, मैग्नीशियम की स्ट्राइप रखी होती, तो एक्सपेरिमेंट में कैसा ऑब्जर्वेशन मिलता है। अब देखिए साहब, न्यूक्लियस अगर लाइट लेते हो, जैसे कि मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए, अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है और मैंने ले लिया मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, तो इसके अंदर 12 प्रोटॉन होंगे, ये प्लस चार्ज, तो इसका न्यूक्लियस जो है कम पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर उसकी जगह पे मैं गोल्ड ले लेता हूँ, चलिए गोल्ड ले लिया, गोल्ड का एटॉमिक नंबर तो बहुत ही 75 के अप है, तो इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा ना। कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? मोर पॉजिटिव चार्ज मोर रिपल्सन, लेस पॉजिटिव चार्ज लेस रिपल्सन। उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एम जी का जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, उसके ज़्यादा गोल्ड में है, ये गोल्ड है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, वो कैसे पता चलेगा? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अगर उसने लाइट पार्टिकल यूज किया होता तो जो अल्फा पार्टिकल डिविएटेड हो रहे थे वो बहुत कम होते, जो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे थे वो तो बहुत ही ज्यादा कम बाउंस बैक होते, क्योंकि हैवी न्यूक्लियस जो होता है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये गोल्ड और प्लेटिनम भी आप ले सकते हो, ये सब हैवी न्यूक्लियस गिने जाते हैं, जिसमें नियर अबाउट 100, 79, 80 ऐसे प्रोटॉन होते हैं। मैग्नीशियम का तो एटॉमिक नंबर है 12, तो 12 प्रोटॉन ही होंगे। सोडियम का है 11, तो 11 प्रोटॉन ही होंगे। तो जितने गोल्ड और प्लेटिनम में डिफ्लेक्टेड होते अल्फा पार्टिकल, इससे मैग्नीशियम में कम होते, बाउंस बैक तो उससे ज़्यादा कम होते। जैसे कि इसमें 1:20,000 है, 1:20,000, तो इसमें शायद ऐसा हो सकता कि 1:1 लाख भी हो सकता था, 60,000, 70,000 ऐसा, ठीक है। 1:1 लाख या तो 50,000, मैं तो अप्रोक्सीमेट दे रहा हूँ आपको। अगर हम लाइटर एटम यूज करते हैं लाइक एल्यूमिनियम, ये मैंने मैग्नीशियम लिया, यहाँ पे आप एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते थे, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज लेस होता है। अब तो डिविएशन भी बहुत ही लेस होगा, लेस चार्ज, सो डिविएशन इज ऑल्सो, ये लॉस नहीं है, लेस है। तो दो ऑब्जर्वेशन, डिविएशन लेस, बाउंस बैक लेस, क्या चीज बढ़ जाती? प्लेटिनम और गोल्ड में से जितने अल्फा रेज पार निकलते हैं, आर पार निकल जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा आर पार निकल जाते हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी पूछते हैं तो आपको।
अगर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी और फॉइल से किया होता तो क्या रिजल्ट मिलता? रिजल्ट तो मिलता ही मिलता, लेकिन प्लेटिनम गोल्ड से थोड़ा डिफरेंट मिलता। अब चलिए हम ड्रॉबैक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको अभी अभी समझाया मैंने कि रुदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक तो दो ही है। एक तो है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है वो नहीं समझा पाया, दूसरा तो वो है कि वो स्टेबिलिटी, एटम तो स्टेबल हो ही नहीं सकता अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो उसका कूलम्बिक फोर्स होता है। कूलम्बिक फोर्स हम गिनते हैं, अगर ये थियरी जो है, सॉरी, एग्जाम में कम पूछी जाती है। कूलम्बिक फोर्स जो है वो गिना जाता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैं थोड़ा आपको समझा दूं, यहाँ पे जैसे कि ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ऐसा रुदरफोर्ड का मॉडल है, ठीक है। तो Q1 जो है वो प्रोटॉन का चार्ज है, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और R जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। समझ में आ गया? तो आपको कूलम्बिक फोर्स मिल सकता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो उसको कूलम्बिक फोर्स लगता है, ठीक है। अब देखिए, रुदरफोर्ड ने एक बात ये बोली कि ये जो मैं मॉडल दे रहा हूँ, दैट मॉडल इज द सोलार मॉडल। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सोलार और इलेक्ट्रॉन, जैसे आप अर्थ ले लो, विनस ले लो, है ना, जुपिटर ले लो, तो वो सब चार्ज प्लानिट नहीं है, ये न्यूट्रल प्लानिट है। हमारा अर्थ जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लानिट है। और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे हम लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि अर्थ इज अ पॉजिटिवली चार्ज, अर्थ इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये उसने नहीं सोचा। अब जब मानो कि ये सन है, ठीक है, दिस वन इज द सन, and let us consider one planet revolving around the sun. Suppose Mars is revolving around the sun. अब क्या होगा इसमें कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमको क्या करना है, किसी भी दो चीज़ के बीच अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसका कांस्टेंट आता है जी। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं G m1, ये 9th स्टैंडर्ड में पूरी थियोरी थी, m1 m2 r स्क्वायर। तो एक तो यहाँ कोलम्बिक फोर्स है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है। m1 इज द मास ऑफ वन बॉडी, सपोज the mass of sun, and this is the m2 is the mass of Mars, और कोई भी planet ले लो, and this r is the distance between these two sun and planet, or between two planet, कोई भी दो बॉडी के बीच में आप ऐसे। अब प्रॉब्लम ये आया मेरे प्यारे बच्चों कि चलो वो ठीक है, आपने ये कर दिया। अब जैसे मैंने एनिमेशन दिखाया, यहाँ आप दो पैराग्राफ ये पढ़ेंगे, ये पूरा आप लिख लेना, ठीक है, बुक में लिखना है, ये एग्जाम में कम पूछा जाता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो सोलार सिस्टम पे अप्लाइड किया जाता है। इट शोज द प्लैनेट्स डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट। प्लैनेट जो है वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो यहाँ पे हमको प्रिसाइजली वी कैन कैलकुलेट द प्लैनेटरी ऑर्बिट, और एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं। हमें मिलता ही है ना कि अर्थ कितनी दूर है मार्स से, विनस से, सन से कितनी दूर है, वो सब हम, उसकी ऑर्बिट क्या है, लैटिट्यूड क्या है, वो सब हम बता सकते हैं। तो सिमिलरिटी क्या है सोलार सिस्टम और हमारा जो न्यूक्लियर मॉडल है? इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डिफाइनाइट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन भी जैसे प्लैनेट घूम रहा है वैसे ही घूम रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अर्थ एक्सेलरेटेड नहीं होती है, लेकिन यहां ड्यू टू चार्ज, when a body is moving in orbit it undergoes acceleration, and if the body is moving at a constant speed in an orbit it must accelerate it because of the changing in direction. अब अर्थ भी एक्सेलरेट तो होगी, लेकिन वो स्टेडी क्यों रहती है? क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको वहां पे स्टेडी रखता है।
अब इलेक्ट्रॉन में भी ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस मॉडल डिस्क्राइबिंग द प्लैनेट लाइक ऑर्बिट अंडर एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक नई बात यह है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, ठीक है, जब वो स्पीड में घूमेगा तो इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी मैंने आपको बताया। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन परपेंडिकुलर, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग एरिया एंड परपेंडिकुलर, वो अगर फॉर्म करता है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया वही सेम प्रॉब्लम आएगा कि ड्यू टू द इमिशन ऑफ द रेडिएशन द ऑर्बिट विल कंटिन्यू श्रिंक, मतलब कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट चालू होती है तो कंप्लीट श्रिंक 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 होके ऐसे स्पाइरल सीधा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कितने टाइम में जाएगा, 10 मैंने बोला था ना 10⁻⁸ या -9 है, 10⁻⁸ सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि एटम में ये नहीं हो रहा है, वो आज की डेट में भी एटम स्टेबल है। अगर वो अंदर चला जाता तो एटम अंदर अंदर जो है वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो रुथरफोर्ड का मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है स्टेडी, न्यूक्लियस में नहीं जा रहा है, वो नहीं समझा पा रहा है। तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपको ये बोलना है कि सोलर सिस्टम में और सॉरी इलेक्ट्रॉन में कोलम्बिक फोर्स हम कैसे गिनते हैं, सिमिलर सोलर सिस्टम में हम ग्रेविटेशनल फोर्स गिनते हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स हम सोलर सिस्टम में लगा सकते हैं वही इलेक्ट्रॉन के लिए लगा सकते हैं। जैसे अर्थ और ऑल प्लैनेट्स आर एक्सेलरेटेड when they are moving but they remain in a constant speed due to gravitational force, ओके। तो ये तो इलेक्ट्रॉन में भी होगा, वो स्पीड में घूमेगा, एक्सेलरेट होगा, कोई भी राउंड में घूमेगा तो एक्सेलरेटेड होगा ही होगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, एक लंबी डोरी ले लो, ठीक है, उसके एक एक एंड पे एक छोटा सा पत्थर बांध दो और उसको स्पीड में घुमाओ। अगर मानो कि वो सेंटर से वो पत्थर छूट गया तो वो वहीं नीचे नहीं गिरेगा और बहुत दूर जाके गिरेगा या तो किसी को लगेगा। इसी को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। मैंने आपको एक टोरा टोरा का एग्जांपल भी दिया था, फेयर में जब बैठते हो दो आदमी, तो जो कॉर्नर पे बैठता है उसको आपका फोर्स लगेगा और उसी टाइम पे अगर वो दरवाज़ा खुल जाता है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो बहुत ही दूर गिरेगा, उसको बोलते हैं उसकी बॉडी एक्सेलरेट होती है। इलेक्ट्रॉन में एक दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसके ऊपर दो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड ड्यू टू दिस टू फील्ड वो उसकी ऑर्बिट श्रिंक होती रहती है, उसकी जो ऑर्बिट है वो सर्कल नहीं रहती, स्पाइरल हो जाती है और विद इन द 10⁻⁻10 सेकंड वो न्यूक्लियस में ट्रैप हो जाएगा, अगर रुथरफोर्ड का मॉडल हम सही मानते हैं तो, वरना नहीं। तो ये अब हम रुथरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कि घूम रहा है, वरना सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकल के सोडियम प्लस नहीं बनता, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन माइनस नहीं बनता, और हम जो कॉमन सॉल्ट खा रहे हैं वो कॉमन सॉल्ट आज होता ही नहीं, मतलब कि रुथरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर पूरी लेंथ का हो गया है, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट में हम अब एटम के बारे में थोड़ा उसकी टर्म जो आफ्टर रुथरफोर्ड, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, वो बहुत इजी है, उसमें मैं बहुत टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, उसके बारे में डिस्कशन करके हम आगे वाला मॉडल जो है डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किया 3 क्वेश्चन, मैंने आपको बोला है क्या क्या लिखना है, 3 और 2 छोटे छोटे क्वेश्चन, पहले तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, फिर रुथरफोर्ड का मॉडल, फिर उसकी लिमिटेशन, फिर एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव था कि अगर प्लेटिनम और गोल्ड की जगह पे कुछ और यूज़ किया तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलते, और आपको दिखाना है कि रुथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों स्टेबिलिटी नहीं समझा पा रहा है, तो उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, समझ में आ जाए वो बहुत है। ये क्वेश्चन वैसे रूटीन में पूछा नहीं जाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप उसको, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर ओवर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।